नमस्कार, मैं जनक दवे न्यूज 18 इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चांद पर दाग के बारे में आपने बहुत देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी सूरज पर भी काला दाग हो सकता है? आप कहेंगे कि भला सूरज के सामने कौन देखेगा? लेकिन कुछ दिनों से कई वैज्ञानिक जो सूरज पर नजर गड़ाए हुए हैं, उन्होंने कुछ खगोलीय बदलाव देखे हैं और वो पृथ्वी के लिए, जो आप और हम लोग जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, उसके लिए चिंता की वजह बने हैं। ये जो ब्लैक स्पॉट पाए गए हैं, वो ब्लैक स्पॉट ने वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें तानी है। ये 4 जो बड़े ब्लैक स्पॉट पाए गए सूरज पर, उसमें से 2 तो इतने बड़े हैं जिसमें 10 जितनी पृथ्वी समा जाए, ये दावा वैज्ञानिकों की ओर से किया जा रहा है। अब ये जो फ्लेयर्स, जिसको सोलर बम के नाम पे जाना जाता रहा है वैज्ञानिकों की परिभाषा में, वो सोलर बम पृथ्वी पर बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत रख सकते हैं। ऐसे में अगले 4 से 5 दिन खतरे से खाली नहीं है और इसी के चलते नासा से लेके तमाम जो एस्ट्रोनॉमी में ध्यान रखने वाले, जो खगोलीय बदलाव जो उस पर नजर रखने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, वो तमाम संस्थाएं नजरें गड़ाए हुए हैं कि अगले 4 से 5 दिनों में क्या कुछ होगा और उसका असर पृथ्वी पर क्या रहेगा। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम साहू, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो गुजरात सरकार के कई अहम प्रोजेक्ट्स को भी चला रहे हैं, और साथ ही में दिव्यदर्शन पुरोहित हैं, वो भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनके साथ बात करेंगे। पुरोहित साहब, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आपसे भी बात हुई, साहू साहब से भी मेरी इस मामले में बात हुई। दरअसल इस बार ये जो पृथ्वी पर बड़े जो सूरज पे जो बड़े ब्लैक स्पॉट देखे गए, वो पृथ्वी के लिए खतरनाक क्यों है, ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। वर्तमान में देखा जाए तो आज सुबह तक 4 सनस्पॉट देखे गए थे सूर्य पर, और अभी बात करें अभी की तो एक 5वां भी उभर आया है 2869 करके। ये जनक भाई मेरे लिए है समझ है, और वो अपने अंदर चुंबकीय क्षमता रखते हैं। इतनी चुंबकीय क्षमता है कि उसमें से लगातार 5 दिन से चारों सनस्पॉट्स में से सी और बी क्लास फ्लेयर जनरेट हो रही है। और आज सुबह जो NOAA का प्रेडिक्शन लेटर हमको मिला है गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी को, उसके हिसाब से आने वाले 24 घंटों के भीतर 2868 में से, मतलब एक सूर्य कलंक है जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है और साउथ सदर्न पोल में चल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य के चल रहा है, उसमें से आने वाले 24 घंटों में M क्लास फ्लेयर निकलने की भी संभावना है। और ये मैं पहले बता देना चाहूंगा, बी क्लास, फिर सी क्लास, फिर M क्लास, और फिर उसके बाद आता है X क्लास। तो M क्लास से बड़ी पावर होती है X क्लास की। तो एक्सप्रेस अगर जनरेट होती है तो पृथ्वी पर तहस नहस होने की संभावना रहती है। पावर ग्रिड फेलियर से लेकर के सैटेलाइट सिस्टम का कोलैप्स होना, सैटेलाइट्स का ड्रैग होना, इंटरनेट का फेल हो जाना, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस चल रहे हैं सैटेलाइट पर, उसको असर हो जाना। और धरती पर आते हैं तो इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरे अर्थ की फेलियर में कहीं कहीं जगहों पर फेलियर हो जाना। ये काफी कुछ अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती है एक्स फ्लेयर से जुड़ी। उसी प्रकार एम फ्लेयर से जुड़ी रहती है रेडियो ब्लैकआउट हो जाना, सोलर स्टॉर्म से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का जनरेट हो जाना, और उससे हल्के होते हैं बी सी स्टॉर्म, उसके हल्के होते हैं बी स्टॉर्म। उसमें से भी रेडियो ब्लैकआउट होते हैं, कल भी हुआ था अमेरिका में, मगर उसमें से सी जनरेट हुई थी, C2 और C8 फ्लेयर जनरेट हुई थी। उसमें से इस प्रकार के रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ब्लैकआउट्स देखे गए थे। अभी आने वाले 24 घंटे हम देख सकते हैं कि क्या होता है। और चूंकि ये दोनों सूर्य कलंक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी से 10 गुने बड़े हैं, दोनों सूर्य कलंक ठीक अर्थ के सामने। और जो अभी नया उभर के आया, जिसके तस्वीर हम बादल के चलते बड़ौदा में निकाल नहीं पाए हैं गुरुदेव वेधशाला से, वो सूर्य कलंक भी अभी एक्टिव होने जा रहा है, वो भी ठीक पृथ्वी के सामने। तो अगर उसमें से किसी प्रकार की फ्लेयर्स जनरेट होती है और निकलती है, तो फ्लेयर्स 8 मिनट के अंदर अर्थ पर आ जाएगी। और अगर प्लाज्मा निकलता है कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में, तो 2 से 3 दिन के भीतर अर्थ पर टकराएगा। ये देखते हैं आने वाले समय में बताएगा C, B, M या X कौन सी फ्लेयर्स जनरेट होती है और कैसे कब होती है, उसके ऊपर निर्भर है। जनक जी। बिल्कुल साहू साहब, आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल आप पूछ रहे थे, लेकिन सवाल पहले मैंने दिव्यदर्शन भाई को पूछा। आपसे पूछना चाहूंगा कि दरअसल ऐसा क्या हुआ, क्या सूरज और पृथ्वी के आमने सामने ये जो ब्लैक स्पॉट पाए गए हैं, वो क्या एग्जैक्ट पृथ्वी के सामने है, जिसके चलते बना हुआ है? देखिए, ये सूरज का ऊपर में जो ब्लैक स्पॉट होता है, इट्स ये वेरी नेचुरल प्रोसेस होते हैं। इवन नॉर्मल डेज में भी आप कोई हमारा जो सोलर फिल्टर है, आप इसमें देखेंगे सूर्य का ऊपर में देखेंगे
तो सूर्य का जो सोलर फिल्टर के माध्यम से जो आपको सूरज का तस्वीर दिखेगा, एक छोटा सा ब्लू मून टाइप का जैसे दिखेगा सोलर यूवी फिल्टर के साथ, तो इसमें भी कोई छोटा छोटा दाग दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक स्पॉट। ये हम लोग को काफी हमारा साइंस सिटी में, कम्युनिटी साइंस सेंटर में सारा स्टूडेंट को हम लोग इनको दिखाते हैं जब कोई सनी डे होता है, कभी सूर्य का एक्टिविटीज बनाते हैं। एंड इट्स ए नेचुरल प्रोसेस बिकॉज सन का अंदर में जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर का जो रिएक्शन चल रहा है, जिसके कारण में हमको इतना ऊर्जा एंड इतना हीट मिलता है, तो इसके कारण से काफी ऐसा मैग्नेटिक प्लेयर वहां से कंटिन्यूसली, जैसे हम लोग को देखते हैं कोई बड़ा केमिकल फैक्ट्री हो, कोई बड़ा फैक्ट्री में ऐसा प्रोसेस चल रहे हैं, वहां पे ऐसा कोई ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री में आप देखा होगा, वहां पे जो चिमनी में काफी ऐसा प्लेयर जैसा निकलता है, जैसा लगेगा कि बड़ा बड़ा फुहारा जैसा होता है, माने वो फायर का जो प्लेयर जैसा वो आसमान को निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इसी के एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट इज हैपनिंग इन द इनसाइड द सन। वहां पे जैसे 6000 मिलियन डिग्री माने ये टेम्परेचर का इतना थर्मोन्यूक्लियर माने रिएक्शन चल रहे हैं, एंड इसमें वो ह्यूज एनर्जी एंड ह्यूज हीट पैदा होता है। तो इसी के कारण में ये बीच बीच में ऐसा फ्लेयर निकल जाता है, एंड ये फ्लेयर एक इतने स्पीड में भी जाता है, and it's very dangerous because it is carry electromagnetic nature properties इनका होता है। तो खास करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ऊपर में जो डिपेंडेंसी का ऊपर में जो इंस्ट्रूमेंट और जो सिस्टम चलता है, तो ये इनका जैसे हमारा चुंबक में जैसा नॉर्थ साउथ पोल होता है तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, सेम पोल होता है तो विकर्षण होता है, तो इसी तरीके से वो इनको इंटरफेयर कर रहा है। तो अलग अलग जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रा विजिबल ये होता है, तो ये सारा का ऊपर में इनका प्रभाव होते हैं, इनका डिस्टेंस, इनका माने वॉल्यूम, इसका ऊपर में डिपेंड करते हैं। बट इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड एवरी डे दिस रिएक्शन, दिस टाइप्स ऑफ प्लेयर ये अपकमिंग चलता रहता है। बट ये न्यूज में आता है एंड काफी ऐसा होता है, काफी जो एस्ट्रोनॉमी स्टडीज में लिखा गया है रिसर्च पेपर में, तो ये भी काफी ऐसा पीरियडिकल होता है जहाँ पे वो एक साथ ज्यादा स्पीयर निकलता है। हर 11th ईयर में ऐसा एक होगा, तो आपको जब नॉर्मल टाइम के हिसाब से ज्यादा सोलर फ्लेयर निकलेगा। ओके, तो ये भी एक सिस्टम होता है। बट एज फार एज द डिस्टेंस इज कंसर्न, लाइक सन है एंड हमारा पृथ्वी है, इसके अंदर में 2 ग्रह भी है, हमारा बुध है, फिर मंगल है, सॉरी शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इसके बाद फिर मंगल है। तो बुध है एंड शुक्र है, जो दोनों ग्रह हैं, तो ये भी बुध है तो बहुत करीब रहता है, तो ऐसा प्लेयर आ जाता है, तो इतना इवन बुध का ऊपर में आ जाता है, तो ऐसा लगेगा कि बुध ग्रह भी कहीं पे जल गया होगा कभी, इसके बाद भी शुक्र भी आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारे आगे में 2 ग्रह भी है, प्लैनेट है। तो इसी तरीके से हमारा जो डिस्टेंस है अर्थ के अंदर में, दिस इज अ वेरी आइडियल डिस्टेंस है, जहाँ पे इतना वो जो प्लेयर होता है, इसका इतना इफेक्ट हमारा पे महसूस नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल साहू साहब, इससे ही जुड़ा मामला है, क्योंकि दिव्यदर्शन भाई 15 लाख किलोमीटर का अंतर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का। बावजूद 2012 में बिल्कुल इसी तरीके से फ्लेयर्स यहाँ पर आने की संभावना थी। ऐसा क्या कुछ हुआ जो 2012 में, क्योंकि मैं नासा के कुछ रिपोर्ट भी अभी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बाल बच गए थे उस समय पर, एक्स जो रेज थे वो वहां पे निकलने थे, कोरोना जो मास इंजेक्शन है वो निकलना था, लेकिन 2012 में हम बच गए। 24 का इंतजार था, 21 में ये क्यों आता हुआ दिख रहा है? क्या ऐसा बदलाव हो जवाब? एक्चुअली 15 करोड़ किलोमीटर दूर से अर्थ पर आने में 8 मिनट लगते हैं रेडिएशन को, यानी जो लाइट की स्पीड से चलने वाले एक्सरेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज है, उसमें 8 मिनट लगते हैं। और कोरोनल मास इजेक्शन 500 से लेकर के 2000-2500 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, तो वो उसको आने में 2 से 3 या 4 दिन लग सकते हैं। 2012 में जुलाई में एक्सप्लोजन हुआ था। सूर्य की स्थिति ऐसी थी उस समय पर कि अर्थ अगर 6 दिन पहले ही एक्सप्लोजन हुआ होता तो अर्थ यहाँ पर होती, और 9 दिन बाद होता तो अर्थ यहाँ पर होती, यानी ठीक सूर्य के सामने आ जाती, और हम मतलब पूरी पृथ्वी पर अभी तक हम डेब्रिस गिन रहे होते, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड थी सभी की सभी समाप्त हो जाती,
और 5 से लेकर 10 साल उसको खड़े होने में लगते हैं। ये नासा का स्टेटमेंट है, जुलाई 2020 उसमें आया था 2012 में। मगर वो उस समय बच गए क्योंकि वो अर्थ के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में था, उसी समय हुआ। अभी जो 2025 में नासा ने डिक्लेयर किया था, मतलब पूरे जितने भी सूर्य वैज्ञानिक है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 2025 के भीतर जो सोलर सूर्य चक्र अभी शुरू हुआ 2020 में, वो सोलर मैक्सिमम पर 2025 में जाएगा, मगर और वीकन होगी साइकिल। गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी ने प्रेडिक्ट कर दिया था, हमने खुले बोल दिया था कि वो वीकन नहीं होगी, हिस्ट्री की सबसे तेज साइकिल बनेगी। और पूरे पिछले साल का रिकॉर्ड देखने के बाद में, सूर्य का परिवर्तन चक्र देखने के बाद में ऐसा हमें लग रहा था, और ऐसा भी हो रहा है। 2024 में जो 2025 वाली बात थी वो सूर्य वैज्ञानिकों ने स्वयं अपने आप खारिज कर दी, और 2024 के जुलाई के आसपास सूर्य प्रशांत अवस्था से अशांत अवस्था में यानी कि सोलर मैक्सिमम में चला जाएगा, फाइनली डिक्लेयर हो चुका है, और हो सकता है उससे भी पहले आ जाए। तो अभी जो देख रहे हैं वर्तमान में, पिछले महीने 6 सूर्य कलंक एक साथ में गए, यहाँ पर परसों 6 थे, कल 4 थे, आज फिर 5 हो गए, और बड़े बड़े इसमें से लास्ट मंथ जुलाई में एक एक्सप्रेस भी निकल चुकी है, 5 एम फ्लैश भी निकल चुकी है, और सैकड़ों के करीब सी और बी फ्लैश भी निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि सूर्य अब जाग रहा है, और सूर्य वेदों में कहा गया है कि अर्वन यानी चंचल सूर्य होता है, ये चंचलता का स्वरूप है सूर्य का, और चंचलता जब सूर्य ऊपर आता है तब वो क्रांतदर्शी बन जाते हैं, ऐसा वेद कहता है। क्रांतदर्शी यानी परिवर्तन करता है, युग परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करता है। सूर्य से हम पैदा हुए, सूर्य में पड़ रहे हैं, उसकी एलियोस्फीयर में, और अंततः सूर्य में ही मिल जाएंगे। तो सूर्य में आया प्रत्येक बदलाव हमको, हमारी जीव सृष्टि को, अर्थ की पूरी जीव सृष्टि को, अर्थ की पूरी एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट से लेकर के सभी कुछ चीजों को असर करता है। और चूंकि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एज में जी रहे हैं, तो जितने भी सैटेलाइट्स है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स है, जितने भी ये पावर ग्रिड्स है, वो सब समाप्त होती हुई चली जाती है। अगर सूर्य में बदलाव तेजी से आता है तो सूर्य में पॉजिटिव भी बदलाव सूर्य ला सकता है और नेगेटिव बदलाव भी ला सकता है। तो आने वाला समय दिखाएगा कि जो सूर्य प्रशांत अवस्था में से अवशांत अवस्था में जा रहा है और जल्दी, तो कैसा वो बदलाव दिखाएगा। और ये सुखद बात ये है कि अभी वैज्ञानिकों को भी लग रहा है कि सूर्य ये सौर चक्र 25वां हिस्ट्री का सबसे, पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा घना, तेजस्वी और एकदम हाई पावर वाला बन जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। और देखिए सूर्यनारायण के परिवर्तन धरती पर दिखाते हैं। जनक जी, बिल्कुल। साहू साहब आपसे अब सवाल पूछता हूँ कि क्या पृथ्वी का लेयर, क्योंकि हम कहते हैं कि हम एक प्रोटेक्टेड, हमारी जो पृथ्वी है पूरी जो लेयर्स हैं वो इतने प्रोटेक्टेड हैं कि उस बाहरी जो हमले होते हैं उससे हम बच जाते हैं। लेकिन 2012 में जो फ्लैर्स आई, या उससे पहले भी अभी देख रहा था कि एम फ्लैर्स तक तो आती जाती रही है, उसकी जो ज्वालाएं, उसकी असर किरण। तो क्या ये लेयर से वो हमें नहीं बचा पाएंगे? इस तरीके जब भी सूरज में बदलाव जब भी होते हैं, उसकी जो रेस निकलते हैं, वो हम लेयर काम नहीं कर सकते क्या इस बार? देखिए, हमारा जो पृथ्वी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है एंड हमारा पृथ्वी के लिए जो हमारा वातावरण है, ये दोनों चीज के लिए हमारे के वेरी बायोस्फीयर जैसा है। एक पूरा प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक के स्फीयर भी है, और इसके नीचे फिर बायोस्फीयर है। तो अलग अलग स्फीयर है, एंड हमारा इस वातावरण का जो भी है, हम लोग अभी ग्राउंड में है, उसके ऊपर में हमारा स्ट्रेटोस्फीयर रहेगा। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब 40 किलोमीटर के ऊपर में हमारा ओजोन लेयर का एक थिन लेयर होगा, जिसके कारण में जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रे को, वो अल्ट्रा वायलेट पोर्शन को ऑब्जर्व कर देते हैं। तो सन का जो विदाउट अल्ट्रा वायलेट के लिए हमारे पास आता है, जिसके लिए हम लोग आज हमारा लाइफ है, हमारा खेती बनता है, हमारा हवा भी चलता है, तरीके से हमारा ये एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो इसके ऊपर में एक हमारा मैग्नेटिक लेयर है, यहाँ पे वो सारा मैग्नेटिक का इफेक्ट वगैरह का वो रिएक्ट करते हैं। ये भी एक बायोस्फीयर जैसा एक मंडल जैसा है, इसका के अंदर में हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह का जो नेटवर्किंग वगैरह है, ये चल रहा होता है। तो इसके ऊपर में फिर और इथर स्फीयर है, आयन इथर का स्फीयर होता है। तो ये भी कभी होता है। तो ये जैसा है हमारा, जैसे पतली हो गए, एक लेयर के ऊपर में एक लेयर, ऐसा करके हमारा 5 से 7 लेयर अभी हमारा मैग्नेटिक लेयर के ऊपर में है। तो इसके एक तो डिस्टेंस फैक्टर है। हमारा अंदर में 4 ग्रह है, विनस एंड मर्क्यूरी एंड विनस है। इसके बाद इतने हमारे जो
आइडियल डिस्टेंस है सन एंड अर्थ का, जिसके कारण में हमारे यहाँ पे ग्रीनरी है, हमारा लाइफ है, हमारा जीव सृष्टि है, वो सारा चीज है। इसके हिसाब से देखेंगे तो प्लेयर अभी जो इनका जो स्पीड है, जो वॉल्यूम है, वहाँ से वो जो इतने स्पीड में आएंगे एंड हमारा आयनस्फीयर और हमारा जो मैग्नेटिक स्फीयर तक पहुंचेंगे, तो फिर इनका इधर इम्पैक्ट इनका जीरो हो जाएगा और वो पहुंच नहीं पाएगा, इनका रास्ता में वो इनका विलीन हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी के कारण में हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमको अभी इस तरीके का सन का रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट अभी तक किया है। एंड ऐसा जो हम लोगों का जो डर है, सपोज आएगा तो ये आएगा तो फिर हमको ये जो इनका जो नुकसान होने वाला है वो हमको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार आएगा तो फिर हमारा मैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होगा, इसमें हमारा सारा जीपीएस होता है, हमारा इवन हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, और इवन हमारा उसी गुड़ा में विवेदर्शन भाई से पूछा, विवेदर्शन भाई सर कह रहे हैं, नरोत्तम साहू साहब बता रहे हैं कि अगर ये एक्स फ्लेयर तक गया, जो अगले 4 दिन में अगर इसके रेस गए, तो क्या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या पृथ्वी एक अंधकार में वापिस उस है, या सिस्टम पूरी ठप हो जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम? जैसे भूकंप के रिक्टर स्केल पर अलग अलग डिवीजन होते हैं, उसी तरह सभी फ्लेयर्स के भी अलग अलग सब डिवीजन होते हैं। एम फ्लेयर्स के 10 हैं और एक्स फ्लेयर्स की भी 10 हैं। 1 पर वो कम पावर वाली रहेगी और 10 पर हाईएस्ट पावर वाली रहेगी। तो एक्स फ्लेयर्स कितनी ताकत वाली निकलती है, 1 2 3 4 5 या 5.5 6.9 8.7, उसी हिसाब से उसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो उसमें से फ्लेयर्स निकलेगी तो 8 मिनट के भीतर सीधी चली आएगी सैटेलाइट पर। सैटेलाइट जितने भी रहेंगे, अगर उसको बंद होने का टाइम नहीं मिल पाए, सैटेलाइट ऑपरेटर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव होने लगे उसके ऊपर, तो सैटेलाइट्स कंप्लीटली बंद हो जाएंगे और नीचे ड्रैग होने लगेंगे। एक सैटेलाइट सिस्टम कोलैप्स होगी। दूसरा होगा, एस्ट्रोनॉट अगर बाहर काम करते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा खतरा हो जाएगा। इसके ऊपर धरती पर नीचे उतरती है, एक्सप्रेस अगर 5 या उससे भी बड़ी रहती है, तो जहां पर उतरेगी वहां जितने भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, वो पावर लाइंस हाई वोल्टेज रहती है, 11,000 रहती है, 5,000, तो उसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक की पूरी सिस्टम जल जाएगी, यानी कि वो उसको नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। मगर होता क्या है कि NOAA और दूसरी जितनी भी सब्सिडरी है, वो सब एक प्रिडिक्ट कर देती है कि एक्सप्रेस जनरेट हुई है, क्योंकि सैटेलाइट्स 24 आवर्स देखते रहते हैं सूर्य को। उसमें से अगर कोरोनल मास इजेक्शन की सोलर फ्लेयर्स निकलती है, तो वो सैटेलाइट ऑपरेटर को तुरंत सूचित कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड ऑपरेटर्स को तुरंत सूचित कर दिया जाता है। अगर टाइम मिलता रहते हो जाता है बंद, तो बड़ी बात है। अब नहीं बंद कर पाते या उसको माहिती ही नहीं मिल पाई, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो फिर आने वाले 5 6 10 सालों तक डेब्रिस गिननी पड़ती रहती, ये बात है। क्योंकि ऐसी इवेंट पहले 100 सालों में 5 से 6 बार हो चुकी है, पर चूंकि उस टाइम पर हमारे पास में इतनी सिस्टम नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमको इतना मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। मगर अब हम इसके ऊपर ही डिपेंड है। आज किसी को इंटरनेट के बिना चलेगा नहीं, किसी को बिना पानी के पंप का लाइट नहीं मिलेगी तो पानी कैसे आपके घर पर आएगा, आप किसी के कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, बैंक से कैसे पैसे निकाल पाएंगे, सैटेलाइट कैसे ऑपरेट हो पाएंगे, कैसे टीवी देख पाएंगे, रेडियो देख पाएंगे, कैसे फेसबुक वगैरह मीडिया चला पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ये इवेंट जनरेट हो जाती है और हाईएस्ट पावर से होती है, वो सीधी अर्थ डिटेक्टर रहती है, तो ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर ही बचा पाता है, बाकी और कोई बचाने वाली कोई साधन सामग्री विज्ञान के पास में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। केवल इंफॉर्मेशन दी जाती है और ऑपरेटर जितने भी है सैटेलाइट से लेकर के इलेक्ट्रिक या इंटरनेट के, उसको सूचित कर दिया जाता है कि उसको बंद कर देते हैं, टेम्परेरी हाइबरनेशन मोड में ले जाए। अगर नहीं हो पाता है तो हमें ये डेब्रिस को गिनने की तैयारी रखनी पड़ती है। जनक जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्यदर्शन भाई आपने भी कहा, और जिस तरीके से साहू साहब भी बता रहे थे, अब जो अगले 3 से 5 दिन है वो बेहद कहे कि खतरे की घंटी भरे हैं। और ऐसे में अगर वो सोलर फ्लेयर्स है, वो उसका जो कहें उसका असर वो लगातार उसका बढ़ाती रहती है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती होगी जो भी इंसान या पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके लिए भी, कि अपनी जो सिस्टम है उसको बचा पाना। ऐसे में ये देखना होगा कि अगले 3 से 4 दिन कैसे रहेंगे। साथ ही में नासा पल पल की नजरें रखे हुए उस पर, और उसके जो वार्निंग अलर्ट्स हैं वो भी उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर दिए जा रहे हैं। एम प्लेयर्स तक की जानकारी तो अभी कुछ घंटों पहले दी गई थी, लेकिन एम प्लेयर्स में भी कैटेगरी अगर ज्यादा बढ़ती है या एक्स तक जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं
कि पिछली बार जिस तरीके से 2012 में पृथ्वी बाल बाल बची या बच गई थी पूरी तरह से रेत से, और इस बार भी कुछ ऐसा हो और पृथ्वी पर जो सिस्टम है उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। अब नरोत्तम साहू साहब आप हमारे साथ जुड़े, दिव्य दर्शन भाई आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का शुक्रिया। और दर्शकों को भी कहेंगे कि ये जो है बड़ी एक इवेंट होने जा रही है, उस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें गड़ी हुई है और हम भी लगातार इस पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू जनक भाई। Let us hope for the best time. Thank you.